हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जल्दी से अपने दोस्तों में एक बार अपनी क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं बात करता हूँ दोस्तों, यह है आपका एमपी कांस्टेबल के लिए दोस्तों। यदि आपने परीक्षा ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है और अभी तक आपने यदि एमपी पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप कोड यूज़ कर दिएगा एमसीसी 50% आपको दोस्तों यहाँ पर इससे डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, तो बिल्कुल दोस्तों आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा, प्रश्न हमारा भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों क्या इसका आंसर होगा। तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या होगा दोस्तों। नमस्कार भैया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दोस्तों। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय फूल है आप सभी जानते होंगे। तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो क्या हो जाएगा, आपका कमल। ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या होगा। तो भारत का राष्ट्रीय फूल दोस्तों कमल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत में वित्त वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है। तो भारत में जो वित्त वर्ष है दोस्तों यह कब से स्टार्ट हुआ, यह आपको बताना है। तो भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से दोस्तों प्रारंभ हुआ है, बताइए। 31 मार्च, 8 सितंबर, 1 अप्रैल या 12 दिसंबर दोस्तों। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष है दोस्तों यह किस तिथि से प्रारंभ होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष दोस्तों 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ध्यान रखना, भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ है। तो भारत में वित्तीय वर्ष दोस्तों आपका 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ है। तो दोस्तों यह 1 अप्रैल से यहाँ पर प्रारंभ होगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बताइएगा इसका आंसर कि सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। प्रश्न है आपका, सहारा मरुस्थल दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये आपका यहाँ पर प्रश्न है। तो बताइए जल्दी से, भारत में सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित होगा। पूर्वी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, मध्य अफ्रीका या फिर पश्चिम अफ्रीका। तो दोस्तों सहारा मरुस्थल बिल्कुल करेक्ट आंसर है भैया, वेरी गुड। तो दोस्तों सहारा मरुस्थल दोस्तों हमारा उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा, सहारा मरुस्थल दोस्तों हमारा उत्तरी अफ्रीका में है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों सहारा मरुस्थल आपका उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका में तो है लेकिन आपका किस दिशा में, ये भी आपसे पूछा गया प्रश्न। फिर प्रश्न आएगा, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का जो प्रयोग हुआ है दोस्तों यह किसके लिए हुआ है। सूर्य, वरुण, इंद्र या बेलनाकार। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का जो प्रयोग हुआ है, याद रखना ये इंद्र भगवान के लिए हुआ है दोस्तों। तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का जो प्रयोग किया गया ये इंद्र के लिए किया गया है। बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग दोस्तों इंद्र के लिए हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों कालाहारी जो रेगिस्तान है ये कहाँ पर है। तो कालाहारी रेगिस्तान दोस्तों हमारा जो स्थित है, जल्दी से बताइए। अफ्रीका तो है लेकिन किधर है ये आपको बताना है ना। सहारा भी आ गया आपका और कालाहारी भी आ गया है। तो साथियों याद रखना बिल्कुल, कालाहारी जो रेगिस्तान है दोस्तों, ये जल्दी से आंसर दो भैया सभी लोग। एक बार वीडियो को शेयर करें, है ना, काफ़ी कम विद्यार्थी जुड़े हैं भैया, जल्दी से शेयर कर दें। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ध्यान रखना कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर है। तो कालाहारी रेगिस्तान दोस्तों हमारा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ हो जाएगा दोस्तों, हमारा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये आपका प्रश्न है। नर्मदा, कृष्णा, कावेरी या फिर शरावती नदी पर। बताइएगा क्या इसका आंसर होगा।
बिल्कुल, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, जो कि कर्नाटक राज्य में है। और दोस्तों ये हमारा हो जाएगा आपका शरावती नदी पर। तो गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर होगा? तो गरसोप्पा जलप्रपात दोस्तों हमारा शरावती नदी पर स्थित हो जाएगा। ध्यान रखना, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों ये शरावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा, भारतीय आत्मा के नाम से दोस्तों हम किनको जानते हैं? बताइएगा क्या आंसर होगा। भारतीय आत्मा के नाम से दोस्तों किन्हें जानते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय आत्मा के नाम से हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय आत्मा के नाम से दोस्तों हम माखनलाल चतुर्वेदी को जानते हैं। याद रखना, भारतीय आत्मा के नाम से दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को जानते हैं। ये दोस्तों मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से निवासी हैं। होशंगाबाद में दोस्तों याद रखना, बाबई जिसका नाम अब माखन नगर कर दिया गया है, यहाँ से दोस्तों महात्मा गांधी माखनलाल चतुर्वेदी दोस्तों यहाँ से संबंधित आपके रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? प्रश्न है आपका, कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित होगा? तो साथियों याद रखना, कोलाबा जो पॉइंट है ये हमारा कहाँ पर स्थित है? तो कोलाबा पॉइंट दोस्तों हमारे मुंबई में है। याद रखना, कोलाबा पॉइंट आपका प्रश्न आया हुआ एग्जाम में कि कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है, तो दोस्तों ये आपके मुंबई में स्थित हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो कोलाबा पॉइंट कहाँ पर होगा? तो कोलाबा पॉइंट दोस्तों हमारे मुंबई में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुंबई महाराष्ट्र, बिल्कुल। मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? बताइएगा जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। दोस्तों मुसोलिनी जो निवासी था ये कहाँ का था? तो ये दोस्तों इटली का मूल निवासी था। याद रखना, मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? तो मुसोलिनी दोस्तों इटली का निवासी था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, मुसोलिनी कहाँ का निवासी है? तो मुसोलिनी दोस्तों आपका इटली का निवासी हो जाएगा। अगला है, हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हीरे का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वह कौन सा हो जाएगा? तो हीरे का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है दोस्तों? हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? साथियों याद रखना, हीरे का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश है। हीरे का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी आप जानते होंगे दोस्तों, पन्ना को हीरा के नाम से जानते हैं। पन्ना जिला यहाँ पर हीरे नगरी के नाम से जाना जाएगा। अगला है दोस्तों, हीरा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो हीरा संग्रहालय दोस्तों आपका ये बनाया जा रहा है दोस्तों खजुराहो में। कहाँ पर बन रहा है? खजुराहो में बन रहा है हीरा संग्रहालय, ये आपको याद रखना है। फिर ये सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सोने का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है मेरे प्यारे दोस्तों वह कौन सा है? तो सोने का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों वो हो जाएगा राजस्थान राज्य। याद रखना, सोना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो सोना सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान हो जाएगा। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों, सॉरी, कर्नाटक राज्य दोस्तों। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक से, है ना। सोना सबसे ज़्यादा कर्नाटक, ये आपको याद रखना है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है, अक्षर दसोहा शब्द का संबंध किससे है? अक्षर दसोहा शब्द का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो अक्षर दसोहा का जो संबंध है ये किससे है? बताइए जल्दी से। तो अक्षर दसोहा का जो संबंध रहा है दोस्तों ये आपका शिक्षा से रहा है। याद रखना, अक्षर दसोहा किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये शिक्षा से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वह कौन है? तो ग्रीन हाउस गैस याद रखना दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ग्रीन हाउस प्रभावित सबसे ज़्यादा किसको करती है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए उत्तरदायी है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फिर है, भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। साथियों भूपर पट्टी पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है यह कितनी होती है? तो ये होती है 46.80%। कितनी हो जाएगी? 46.80% दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा होती है किस पर? भूपर पट्टी पर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है?
फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा? तो दोस्तों फ्रांस का जो राष्ट्रीय फूल है वो है हमारा लिली। याद रखना, फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा? तो फ्रांस का राष्ट्रीय फूल दोस्तों लिली है। ए ऑप्शन यहाँ पर यथावत रूप से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चांदी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह है कौन सा दोस्तों? तो चांदी सबसे ज़्यादा राजस्थान राज्य में होगी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगी दोस्तों? राजस्थान में हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है? क्वेश्चन है नेत्रावती नदी दोस्तों किधर बहती है? तो नेत्रावती नदी दोस्तों दक्षिण की ओर बहती है। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? तो दोस्तों दक्षिण दिशा की ओर दोस्तों नेत्रावती नदी बहती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसको थोड़ा सा शेयर करें दोस्तों। जल्दी से डीसीसी क्लासेस ब्यावरा को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। वहाँ पर एमपी जीके का अभी लाइव लेक्चर वहाँ पर होने वाला है। मात्र 10 मिनट के लिए लेक्चर रहेगा आपका। और ठीक है, तो बिल्कुल आप जुड़ जाइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और जो विद्यार्थी नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, जल्दी से जुड़ जाइए लाइव क्लास डीसीसी क्लासेस ब्यावरा में।